क्लास 10th में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। इसके पहले हम लोग टूथ डीके दंत क्षय के बारे में पढ़े थे। दंत क्षय कैसे होता है, क्या क्या उससे बचने के लिए हमको सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लिए थे। एसिड बेस में जो अगला हमारा टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट करना है हमको। पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। तो जब हम लोग छोटे छोटे थे उस समय बहुत सारी बदमाशियां करते थे, आप लोग भी करते होंगे, और उसी कंडीशन में कभी कभी मधुमक्खियों के द्वारा भी हम लोग प्रताड़ित होते हैं। ठीक है, मधुमक्खियों की और भी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। तो कह रहा है क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? जाहिर सी बात है, जब हम छोटे रहते हैं उस समय बदमाशी बहुत ज़्यादा करते हैं, और उसके बदमाशी का मतलब ये है कि वो सब जो अपना छत्ता लगाए रहते हैं सब, उसमें हम क्या करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो जब किसी के भी घर को आप क्या करेंगे, उसको डिस्टर्ब करेंगे, उसको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, तो वो अटैक तो करेगा ही। तो देखिए उसको काटते समय क्या करती हैं, जब डंक मारती हैं उस कंडीशन में हमको बहुत ज़्यादा जलन और दर्द का अनुभव होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह फार्मिक एसिड सेक्रेट करती हैं। ठीक है, उसको हम मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं, आईपीएससी में मेथेनोइक एसिड कहते हैं। फार्मूला होता है आपका HCOOH। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HC, थोड़ा सा देखिए ऐसे लिख सकते हैं HCOOH। इसको ऐसे लिखिए या ऐसे भी लिख सकते हैं HCOOH। तो यह मेथेनोइक एसिड है या फार्मिक एसिड है, मधुमक्खियाँ सेक्रेट करती हैं। या देखिए ये जो है स्मॉल अमाउंट में चींटियों में भी पाया जाता है। चींटियाँ जब काटती हैं तब भी क्या करती हैं, फार्मिक एसिड सेक्रेट करती हैं। जिसका कॉमन नेम फार्मिका उसी से लिया गया है। इससे क्या होता है, दर्द और जलन का हमको अनुभव होता है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इससे बचने के लिए जहाँ पे ये काटी हैं अगर वहाँ पे क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस होता है फार्मूला। चूने का पानी, बुझा हुआ चूना, उसको अगर हम क्या करते हैं वहाँ पे लगा देते हैं तो हमको वहाँ काफ़ी रिलीफ महसूस होता है, आराम मिलेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन लोग जानते हैं, गांव में भी जानते हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन मतलब उसका यूज जानते हैं ये, लेकिन ये क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या साइंस है, ये नहीं जानते हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन जानते हैं। प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है। यहाँ पे उदासीनीकरण ही हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन ही हो रहा था। यहाँ प्रकृति कह रहा है, नेचर जो हमारा है वह क्या करती है, इसका विकल्प देती है, हमको ऑप्शन देती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, नेटल एक पौधा होता है। नेटल एक क्या होता है, साकीय पादप है, मतलब एक साग कह सकते हैं, एक पौधा होता है जो जंगलों में उपजता है। इनके पत्तों में डंक नुमा बाल होते हैं। जब यह गलती से आपको जब छू जाएंगे तो उसमें ऐसे ही अनुभव होता है जैसे कोई मधुमक्खी आपको डंक मार दी है। तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मधुमक्खी ने डंक मार दिया है। तो वहीं बगल में एक और पौधा उगता है, इसको हम कहते हैं डाक का पौधा, डाक का जो प्लांट होता है। इसकी पत्तियों को हम क्या करते हैं, निचोड़ करके वहाँ लगा दें अगर, पारंपरिक तौर पे, मतलब ये एक देसी इलाज है उस तरह से। तो जो लोग भी वहाँ जाते हैं ऐसे घूमने के लिए, वो अपना मेडिसिन वगैरह ले करके जाते हैं, तो मेडिसिन ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर वहाँ पे लगाते हैं तो। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कुछ नहीं है तो इसको पहचान सकते हैं। डाक का जो पौधा होता है उसकी पत्तियों को तोड़ करके, निचोड़ करके उसके रस को अगर वहाँ पे लगा देते हैं तो आपको रिलीफ महसूस होता है। तो वही कह रहा कि नेचर जो होता है वो न्यूट्रलाइजेशन का विकल्प
खुद बनाई हुई है, प्रदान की है। नेचर देखिए अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस की है, ठीक है। हम उसके बैलेंस को क्या करते हैं, बिगाड़ देते हैं। यानी हम मतलब मानव, ठीक है, ह्यूमन बींग्स क्या कर रहा है, नेचर के बैलेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और जब डिस्ट्रॉय कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए दिक्कत है, संकट का सामना उसको करना ही पड़ेगा। आप जानते हैं कि बहुत सारे जीव और जंतु क्या हैं, बहुत सारे जीव और जो पौधे हैं वो इस समय संकटग्रस्त हैं, समाप्त होने के कगार पे हैं। रेड डाटा बुक में उनको रखा गया है, क्योंकि उनकी जो पीढ़ियां हैं, प्रजातियां हैं, वो क्या कर रही हैं, समाप्त हो रही हैं धीरे धीरे। उनके लिए ये जो नेचर है, इस समय का जो माहौल है वो अनुकूलित नहीं है। वो अपने आप को इस कंडीशन में ढाल नहीं पा रहे हैं, जिससे वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। यह क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे द्वारा पॉल्यूशन का जो अमाउंट है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। कुछ प्राकृतिक एसिड के बारे में देख लेते हैं। नेचुरल एसिड्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, किस में कौन कौन सा एसिड पाया जाता है और ये क्या होते हैं, ईटेबल होते हैं, उसको देखते हैं। जैसे सिरका जो किससे बनता है, गन्ने के रस से बनाया जाता है। इसको फर्मेंटेशन द्वारा तैयार किया जाता है, किण्वन कहते हैं हिंदी में। गन्ने के रस को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको उसमें फर्मेंटेशन होता है, किण्वन होता है, और किण्वन के फलस्वरूप क्या बनता है, एसिटिक एसिड बनता है, सिरका बनता है। एक सिरका आम से भी तैयार किया जाता है, बना करके घरों में महिलाएं बनाती हैं, ठीक है। तो वो वाला सिरका नहीं यहाँ पे कहा जा रहा है। इस सिरके का मतलब ये है कि जो फर्मेंटेशन से गन्ने के रस से बनता है, तो यहाँ एसिटिक एसिड बनता है। संतरा, ऑरेंजेज में क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है। इमली, टर्मरिक, टार्टरिक एसिड पाया जाता है, टेमरिन कहते हैं। टमाटर है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। इसीलिए देखिए ऑक्जेलिक एसिड के कारण ही ऑक्जेलेट का फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए पथरी वगैरह जब होता है, स्टोन जब बन जाता है, तो स्टोन, जिसको भी स्टोन से दिक्कत है उसको डॉक्टर मना करता है टमाटर खाने के लिए, क्योंकि इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्जेलेट बनता है, तो थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। खट्टा दूध है, दही, जिसमें क्या होता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नींबू है, साइट्रिक एसिड है। चींटियों के डंक में या मधुमक्खियों के डंक में मेथेनोइक एसिड पाया जाता है, या इसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। नेटल का जो डंक है उसमें भी मेथेनोइक एसिड ही पाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वह है साल्ट के संबंध में कुछ और भी जानकारी आपको लेना है, ठीक है। लवण के संबंध में अधिक जानकारी। तो देखिए साल्ट का भी क्या होता है, एक फैमिली होता है। जैसे कुछ एक्टिविटी लिया है, इस एक्टिविटी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि साल्ट की कैसी फैमिली होती है। जैसे आप पढ़े होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा दिया था पहले ही, वहाँ भी आप पढ़े थे होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस पढ़े थे। होमोलोग क्या होते हैं और होमोलोगस सीरीज क्या होता है। तो एक जैसे नेचर वाले जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनको क्या कहते थे, होमोलोग कहते थे, और उनका जो कलेक्शन था क्रमवाइज एक एक करके, उसको होमोलोगस सीरीज कहा गया था। जैसे एल्केन एक परिवार है, एल्केन परिवार में पहला मेंबर आपका मेथेन हो रहा था, फिर एथेन, प्रोपेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऐसे। तो ऐसे ही साल्ट का भी एक फैमिली होता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, कह रहा है कि नीचे दिए गए लवण के रासायनिक सूत्र लिखिए, यानी साल्ट जो दिया गया है उसके केमिकल फार्मूला को आप लिखेंगे तो आपको कुछ पता लगेगा। जैसे क्या कह रहा है, पोटेशियम सल्फेट लिखिए, K2SO4। फिर सोडियम सल्फेट लिखिए, तो इसका क्या हो जाएगा, Na2SO4।
तो आप इसमें कुछ देख सकते हैं कि कॉमन क्या हो रहा है, सल्फेट आयन जो है वो कॉमन है। ऐसे ही कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एनायन जो है वो कॉमन है। पोटेशियम सल्फेट में, सोडियम सल्फेट में, कैल्शियम सल्फेट में, मैग्नीशियम सल्फेट में और कॉपर सल्फेट में। ठीक है, CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट का, CuSO4 होता है। ठीक है, और मैग्नीशियम सल्फेट का क्या हो जाएगा, MgSO4 हो जाएगा। तो इस तरह से सब में एनायन जो है वो, यानी एनायन का मतलब निगेटिव वाला जो पार्ट है दाहिने तरफ जो दिखा हुआ है, ठीक है, वो सब में क्या है, एक जैसा है, कॉमन है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, सल्फेट के लवण हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से, इसी तरह से आप इन सब का लिखिए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, अमोनियम क्लोराइड। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, इसमें जो केटायन है, एनायन डिफरेंट है और केटायन क्या है, कॉमन है। केटायन सब में सेम है, धनायन सब में समान है। तो ये सभी साल्ट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, सोडियम के हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है लवणों का पीएच। साल्ट का पीएच भी निकाला है। निम्नलिखित साल्ट के नमूने इकट्ठा कीजिए, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एस्टेट और भी बहुत सारे जितने भी अगर आपके आसपास लैब में जितने भी साल्ट मौजूद हैं सबको इकट्ठा कीजिए और सबको क्या करिए, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में ले करके और वाटर में इसको घोलने का प्रयास कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, एक कंडीशन लगा दिया है, केवल आश्रित जल में ही इसको घोलना है, डिस्टिल वाटर का प्रयोग करना है। ठीक है, डिस्टिल वाटर का प्रयोग करेंगे तभी तो एग्जैक्ट जान पाएंगे कि क्या कोई मतलब एसिडिक है कि बेसिक है या न्यूट्रल है। क्योंकि आपको क्या करना है, इन सभी साल्ट को ले करके उसमें से थोड़ा थोड़ा अमाउंट ले करके डिस्टिल वाटर में घोलना है और उसके बाद से उसके पीएच को इसके पीएच को निकालना है और एक डाटा तैयार करना है, एक डेटा आपको बनाना है। तो अगर आप मान लीजिए टैप वाटर का यूज़ कर लेते हैं तो फिर आप कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि टैप वाटर क्या होता है, एक मिक्सचर ही है वो। तो डिस्टिल वाटर से क्या क्या फ़ायदा होगा, डिस्टिल वाटर जब आप लेंगे तो उसमें जब सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो अगर मान लो कोई साल्ट एसिडिक है तो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से आप कहेंगे कि वो जो साल्ट है वो क्या है, एसिडिक साल्ट है। या अगर मान लीजिए क्या करता है, अगर लाल लिटमस पेपर को क्या करता है, नीला कर देता है, रेड लिटमस को वो ब्लू में अगर कन्वर्ट कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो क्या है, बेसिक साल्ट है। तो ये आपको एक्टिविटी करना है। तो कुछ जो साल्ट होते हैं वो एसिडिक होते हैं। एसिडिक साल्ट कैसे बनते हैं, एसिडिक जो साल्ट होते हैं वो कैसे बनते हैं, स्ट्रांग एसिड से और वीक बेस के मिलने से अगर कोई साल्ट बना हुआ है तो क्या हो जाएगा, एसिडिक साल्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अमोनियम हाइड्रॉक्साइड क्या होता है, एक वीक बेस होता है। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड क्या है, एक वीक बेस है, NH4OH होता है। और कोई एक स्ट्रांग हम एसिड ले लेते हैं जैसे HCl है, अब यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा और NH4Cl बन जाएगा। तो ये भी एक क्या है, ये भी एक साल्ट है, लेकिन इसमें स्ट्रांग एसिड का यूज किया गया है और वीक बेस का प्रयोग किया गया है, इसलिए क्या होगा, ये एसिडिक हो जाएगा।
या कुछ ऐसे भी होते हैं, जो कुछ ऐसे भी साल्ट होते हैं जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, जैसे NaHCO3 हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये क्या होगा, जब इसको डिजॉल्व करेंगे तो H+ आयन भी देगा। तो इसके बारे में और डिटेल आप पढ़ेंगे, तब तक आप इतना देखते रहिए। थैंक यू।